हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हम देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ जब बाज़ार से ख़रीदते हैं, चाहे वो दूध हो, घी हो, मक्खन हो, नमक, मसाले, मिनरल वाटर या कोई भी चीज़ जो हम ख़रीदते हैं, हम ये पसंद करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि वो शुद्ध हो। हमारे लिए शुद्ध का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हो, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं कि ये पदार्थ शुद्ध है। लेकिन अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो वे पदार्थ तो सभी जो चीज़ें हैं उनके लिए जितनी भी चीज़ें जिसे हम शुद्ध कहते हैं वो क्या है, मिश्रण है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर वो चीज़ बनी हुई होती है, इसलिए वो पदार्थ क्या है, शुद्ध नहीं है, वो क्या है, मिश्रण। जैसे कि लिए दूध की बात करें तो दूध क्या है, जल, वसा और प्रोटीन आदि से मिलकर बना होता है, इसलिए जल भी क्या हुआ वैज्ञानिकों के लिए, वो मिश्रण है, शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग चीज़ें मिली हुई है। इसी प्रकार से अगर अपन बात करते हैं कि शुद्धता की बात करें तो शुद्ध क्या है कि पदार्थ में सभी कण जो हैं उसके अंदर जो उपस्थित हैं उनकी रासायनिक प्रकृति, उनका आकार, आयतन, वो सभी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, शुद्ध पदार्थ। वैज्ञानिकों की भाषा में शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें पता है कि दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर ही ये सभी चीज़ें बनी हुई होती हैं, चाहे वो समुद्र का जल हो, खनिज पदार्थ हो, मिट्टी हो, वायु हो, कोई भी चीज़ है वो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। अर्थात अगर वैज्ञानिक भाषा में वो है तो वो क्या है, मिश्रण। तो प्रश्न उठता है फिर मिश्रण क्या है, तो मिश्रण को हम वैज्ञानिक भाषा में बोलेंगे एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर जो चीज़ बनती है, जो पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। हमें पता है कि जल में अगर हम नमक को घोलते हैं और उसको अगर हमें अलग करना हो, जल और नमक को हमें अलग करना हो, तो हम क्या करते हैं, या तो वाष्पीकरण करते हैं या आसवन करते हैं, जिससे जल और नमक दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन इसे हम वैज्ञानिक रूप में शुद्ध पदार्थ नहीं कह सकते, इसे क्या कहेंगे, मिश्रण। किसका, सोडियम और क्लोरीन का मिश्रण कहेंगे, क्योंकि इसके किसी भी भौतिक विधि के द्वारा हम इसके रासायनिक अवयवों को अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से चीनी भी एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखते हैं और इसका जो यौगिक बनता है, अगर हम पानी के अंदर इसको घोलते हैं तो भी क्या रहेगा, वो समान रहेगा। आप कहीं से भी उसको टेस्ट करेंगे वो कैसा लगेगा, मीठा ही लगेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसी प्रकार से अगर कोई पेय पदार्थ है, यानी पीने वाली चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, दूध है, शरबत है या मिट्टी है, उनके अंदर हमें पता है कि एक समान पदार्थ नहीं होते। जैसे शिकंजी है, पीने में हम यूज़ करते हैं, लेकिन शिकंजी में हमें पता है कि हम कितनी सारी चीज़ें मिलाते हैं, नींबू है, पानी है, चीनी है, नमक है, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, अलग अलग पदार्थ हैं, इनकी रासायनिक संरचना अलग अलग है, लेकिन ये सब चीज़ें आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, मिश्रण बना लेते हैं। और उसके पश्चात जब हम इसको पीते हैं तो उसमें एक ही प्रकार का टेस्ट सब जगह आपको आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी मिश्रण एक प्रकार के होते हैं, तो नहीं, सभी मिश्रण एक ही प्रकार के नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन चीज़ को समझने के लिए कि मिश्रण किस प्रकार के होते हैं, हम एक प्रयोग करेंगे। हम क्या करेंगे, अलग अलग 4 बीकर लेंगे, उन 4 बीकर में 50 ml जल डाल देंगे और उसके बाद पहले बीकर के अंदर 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालेंगे, दूसरे बीकर के अंदर 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालेंगे, तीसरे और चौथे बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट या नमक डालेंगे। तीसरे बीकर के अंदर एक एक चम्मच तीनों डालेंगे और दूसरे चौथे बीकर के अंदर 2-2 चम्मच हम उसके अंदर डालेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम उसको थोड़ी देर रखा रहने देंगे। अब हम देखेंगे कि क्या दिखाई देता है हमें उसमें। समूह
जो हमारा अ और ब था, यानी जो पहला और दूसरा बीकर था, उनकी बनावट क्या है, बिल्कुल समान है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ हमने कॉपर सल्फेट का विलयन ही डाला था। 1 चम्मच डाली और 2 चम्मच डाली। तो हमें जिसके अंदर ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा विलयन जिसके अंदर एक ही प्रकार के तत्व या यौगिक डले हुए होते हैं, ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण या समांगी विलयन। जो दूसरा हमने लिया था, तीसरा और चौथा, जिसके अंदर हमने 3 चीज़ें डाली थी, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और नमक, यानी 3 अलग अलग प्रकार के पदार्थ उसके अंदर डाले थे और फिर उसको पानी के अंदर घोला था। तो ऐसा विलयन जिसके अंदर विभिन्न अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिले हुए हों, वो क्या कहलाता है, विषमांगी विलयन, जिसके अंदर अलग अलग पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। इसी प्रकार से हम और भी कई मिश्रण बना सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड में लोहे की छीलन मिला दें, या नमक और सल्फर और जल मिला दें, या तेल और पानी को मिला दें। तो ये सब क्या कहलाएंगे, विषमांगी विलयन। अब इसी में हम एक और प्रयोग करके देखते हैं। ये तो हमारे पास 2 प्रकार हो गए कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब इसी चीज़ को एक और प्रकार से देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग प्रकार से वापस एक प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जगह थोड़ा सा कॉपर सल्फेट के कुछ दाने लेंगे, फिर दूसरी जगह हम 1 चम्मच भर के कॉपर सल्फेट लेंगे, और तीसरे समूह के साथ हम क्या करेंगे, जौ का चूरा लेंगे या गेहूं का आटा ले सकते हैं थोड़ा सा, और चौथे ग्रुप में हम क्या करेंगे, कुछ दूध या चाय की बूंदें ले सकते हैं। चाय का रंग कोई सा भी हो सकता है, लाल नीला जो हमें उपलब्ध हो हम वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन चारों को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालकर थोड़े थोड़े पानी के अंदर, थोड़ा सा ये मानिए कि उसके अंदर 10 ml हम पानी डाल लेंगे और उसको कांच की छड़ की सहायता से हम मिलाएंगे। अब इन टेस्ट ट्यूब को हम कांच की छड़ से हिलाएंगे। जब अपन ने हिलाया तो हम चारों टेस्ट ट्यूब को हमें ध्यान से देखना है कि क्या होता है। पहली और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, पहली के अंदर कम मात्रा थी तो वो सॉल्यूशन पूरा घुल गया है, दूसरी की भी घुली हुई है तो पूरा एक विलयन बन चुका है। अब जो तीसरी और चौथी है जिसके अंदर चौक का चूर्ण है और चौथी वाली जिसके अंदर दूध घुला हुआ है, उनके अंदर हम इन चारों टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम क्या करेंगे, टॉर्च की रोशनी डालेंगे। टॉर्च की रोशनी डालेंगे तो हमें क्या दिखाई देता है, हम देखेंगे जो पहली टेस्ट ट्यूब है उसमें से भी टॉर्च की रोशनी बिल्कुल सीधी निकल जाती है, उसके अंदर हमें कॉपर सल्फेट के कण दिखाई नहीं देते। दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने थोड़ा ज़्यादा कॉपर सल्फेट डाला था, हम देखेंगे उसके अंदर भी जो विलयन है उसके अंदर से भी टॉर्च की रोशनी बिल्कुल सीधी निकल जाती है, उसमें हमें उसके कण दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास चौक का चूर्ण है, उस चौक के चूर्ण वाले के अंदर हम डालते हैं तो हमने देखा था कि थोड़ी देर रखने के बाद जो चौक का चूरा है वो नीचे पैंदे के अंदर बैठ जाता है और ऊपर साफ पानी दिखाई देता है, तो उस पानी के अंदर भी हमें टॉर्च की रोशनी दिखाई नहीं देगी। जो चौथी है दूध या शाही की बूंदें हैं, उसके अंदर हम जब टॉर्च की रोशनी डालेंगे तो आपको टॉर्च की रोशनी के साथ साथ बीच में आपको उसके कण उसके अंदर घूमते हुए दिखाई देंगे। तो ये चारों अलग अलग प्रकार के आपको विलयन दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हैं, तो जो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इनको हम छलनी से छानेंगे। छलनी से छानने के लिए हम क्या करेंगे, एक कीप लेंगे, कीप के ऊपर फिल्टर पेपर या छन्नक पत्र लगाएंगे कीप की तरह, जिससे कि हम उन चीज़ों को आसानी से छान सके। अब चारों चीज़ों को हम आसानी से अलग अलग छानेंगे। छानने के बाद हमें क्या दिखाई देता है कि जो समूह अ और ब है, यानी जो पहली और दूसरी टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर हमें एक विलयन मिलता है जिसमें से प्रकाश के कण आपको, पदार्थ के कण आपको दिखाई नहीं देते। जो तीसरी है वो क्या है, एक निलंबन बनता है जिसमें पदार्थ छन के ऊपर टेस्ट ट्यूब जो आपका छन्नक पत्र था, फिल्टर पेपर था, उसके ऊपर बच जाता है। और समूह द एक कॉलाइड विलयन है जिसके अंदर
कोई चीज़ छन के अलग नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि अगर दूध की बूंद या चाय की बूंद को हम पानी के अंदर घोलें तो वो उसके अंदर घुल जाती है, उसके बाद वो किसी भी तरीके से अलग नहीं हो सकती। इन विलयनों को हम निलंबन और कोलाइड विलयन पढ़ते हैं। अब इससे आगे हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे कि विलयन क्या है। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसमें जैसे हम बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास रोज़ देखते हैं, जैसे नींबू पानी, सोडा जल, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी क्या हैं, विलयनों के ही अलग अलग प्रकार हैं। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो हमारे आसपास तीनों प्रकार के ठोस, द्रव या गैसीय प्रकार के विलयन होते हैं। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन जैसे कि मिश्र धातु भी क्या है, दो ठोस पदार्थों का विलयन है। आप कहोगे ठोस है तो फिर वो विलयन कैसे हो सकता है? तो जो ठोस है जैसे कि कॉपर और इसका तांबे, पीतल का जो अपन बनाते हैं मिश्र धातु, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिंक और कॉपर को आपस में मिक्स करके, तो मिक्स किस तरह से करेंगे, कॉपर और जिंक को हम एक निश्चित तापमान पर गर्म करते हैं, तो कॉपर और जिंक दोनों क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। और जब पिघल जाएंगे तो उसके बाद हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे। मिलाने के पश्चात दोनों बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे और उनको हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने से हमें क्या मिल जाएगा, पीतल मिल जाएगी, जिसमें 30% के लगभग जिंक और 70% के लगभग कॉपर होता है। ठंडा होने के बाद ये जम के एक अलग धातु आपको दिखाई देती है, जिसे हम मिश्र धातु के रूप में जानते हैं। अब इनके गणों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। अब किसी भी प्रकार से हम वापस जिंक और कॉपर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगी, मिश्र धातु। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ठोस विलयन। गैसीय विलयन, अगर गैसीय विलयन की बात करें, आप कहोगे विलयन की बात कर रहे हैं और गैसें ही हैं, तो गैसीय विलयन में क्या है, जैसे कि जो वायु है, वायु क्या है, गैसों का विलयन है, जिसमें बहुत सारी गैसें आपस में मिली हुई है। अगर हम बात करें तो जो वायु है, वायु जिसके अंदर 21% ऑक्सीजन और 78% क्या मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वायु। और इसमें बहुत कम मात्रा में लगभग 1% विभिन्न प्रकार की दूसरी गैसें होती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो है ही। इसके अलावा हीलियम, हाइड्रोजन, ऑर्गन, ये सब उस 1% के अंदर आ जाती है। अब बात करते हैं कि इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए, अब जब विलयन बन गया तो विलयन के अंदर दो अवस्थाएं होती हैं, विलेय और विलायक। विलेय यानी वह पदार्थ जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है वो क्या कहलाता है, विलायक। जो विलयन होता है उसके अंदर जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो तो कहलाएगा विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या कहलाएगा, विलेय। जैसे हमने चीनी को पानी के अंदर घोला, तो हम 1 गिलास पानी लेंगे और उसके अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी डालेंगे, तो किसकी मात्रा ज़्यादा हुई, पानी की, तो पानी क्या कहलाएगा, विलायक, और चीनी क्या कहलाएगी, विलेय। इसके लिए हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। चीनी वाला उदाहरण मैंने आपको बताया ही। इस तरह से आप टिंचर आयोडीन हम यूज़ करते हैं, चोट लग जाती है तो लगाते हैं ना टिंचर आयोडीन। तो टिंचर आयोडीन क्या है, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन है, जिसके अंदर आयोडीन विलेय होती है और अल्कोहल विलायक होता है, यानी अल्कोहल के अंदर आयोडीन को मिलाया जाता है और टिंचर आयोडीन बनती है। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स हम यूज़ करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर सोडा जल, कोक आदि अलग अलग चीज़ें होती हैं और उसके अंदर गैसेस भी होती हैं। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, और ये भी एक प्रकार का विलयन है, जिसके अंदर गैस विलेय के रूप में और जल विलायक के रूप में होता है। अब हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी तो उससे हमें विलयन के बहुत सारे गुणों के बारे में पता चला। तो विलयन के क्या क्या गुण हैं, तो जैसे विलयन का सबसे पहला गुण है विलेय एक समांगी मिश्रण होता है। फिर विलयन के कण व्यास में 1 न्यूरोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कणों
कण, उनके ऊपर से जब प्रकाश की किरण हम डालते हैं तो उसको फैलाते नहीं है, इसलिए हमें विलयन के अंदर प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। हमने देखा था ना पहले और दूसरे के अंदर हमको प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि वो प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। छानने की विधि के द्वारा भी हमने इनको पृथक नहीं कर पाया। हमने उनको छाना था तो वहाँ पे भी वो हमको दिखाई नहीं दिए थे, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि वो उसके अंदर घुलने के बाद अलग अलग पृथक रूप से हमको दिखाई नहीं देते। अर्थात फिर उनको अलग रखा था हमने तो वो बैठे नीचे भी नहीं बैठे थे, विलयन के कण भी उसके नीचे नहीं बैठे। तो इससे क्या पता चलता है कि विलय के कण नीचे भी नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी होता है, उसको हम किसी दूसरे रूप में चेंज नहीं कर सकते। अब आती है, ये तो हुए विलयन के गुण। अब इसी के साथ साथ हम एक और चीज़ लास्ट विलयन के साथ लेते हैं कि विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता किस प्रकार से होती है? तो विलयन की सांद्रता, जब हम किसी भी पदार्थ के अंदर यानी विलायक के अंदर विलेय की कम मात्रा घोलते हैं तो वह क्या कहलाएगी? तनु। उसके अंदर वो सॉल्यूशन कहलाएगा तनु। अगर उसकी मात्रा ज़्यादा होगी विलेय की तो वह विलयन क्या कहलाएगा? सांद्र। यदि विलयन में, तो इस प्रकार से हमारे पास विलयन कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, तनु और सांद्र। तीसरा आ जाता है संतृप्त। संतृप्त यानी अगर हम किसी विलेय को उसके अंदर एक निश्चित मात्रा के अंदर घोलते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा कि हम चीनी को पानी के अंदर घोलते हैं, आप थोड़ी थोड़ी चीनी गिलास के अंदर डालते जाओ, घुलती जाएगी। थोड़े समय तक आप जब चीनी डालते जाएंगे पानी के अंदर घुलती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि चीनी उस पानी के अंदर नहीं घुलती, फिर हम क्या करते हैं? उसे गैस पे चढ़ाते हैं, गर्म करते हैं, तो आप देखते हो कि उसमें हम और थोड़ी चीनी डालते हैं तो वो चीनी और उसके अंदर घुलने लगती है। जब हम और डालते जाते हैं तो एक सीमा ऐसी आती है कि उसके बाद हम गर्म करते हैं तब भी वो चीनी उसमें नहीं घुलती है, यानी अब वो क्या हो गया है? विलयन संतृप्त हो गया है, उसमें उससे ज़्यादा चीनी घोलने की क्षमता नहीं है। तो यह क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। अर्थात किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है, या हम कह सकते हैं कि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। और घुलनशीलता यानी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो किसी ताप पर संतृप्त विलयन के अंदर उपस्थित होती है वह उसकी क्या कहलाती है? घुलनशीलता। और असंतृप्तता यानी किसी एक विलयन में विलेय पदार्थ की संतृप्तता से कम है तो उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन उसको कहते हैं। अब हमें पता है कि अगर विलयन सांद्रता हमको दर्शानी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 3 प्रकार से हम विलयन की सांद्रता को दर्शा सकते हैं, 3 प्रकार से हम विलयन की सांद्रता का पता कर सकते हैं। उसके लिए पहला है द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करके, जैसे कि विलयन पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 से हम द्रव्यमान और विलयन का प्रतिशत निकाल सकते हैं। दूसरी विधि है द्रव्यमान और विलयन के आयतन का प्रतिशत ज्ञात करके, उसके लिए हम क्या? तीसरी विधि है विलयन के आयतन और आयतन का प्रतिशत निकाल के, इसमें हम क्या करेंगे? विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन बराबर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? विलयन का आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसी चीज़ को समझने के लिए कि हम किस प्रकार से विलयन की सांद्रता की गणना कर सकते हैं, हम एक उदाहरण देखते हैं। माना कि एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलयन की सांद्रता की गणना करनी है। तो हमें पता है कि विलेय पदार्थ नमक का द्रव्यमान कितना है? 40 ग्राम। विलायक यानी जल का द्रव्यमान कितना है? 320 ग्राम। हमें पता है कि विलयन किससे मिलता है? विलेय और विलायक दोनों का जो द्रव्यमान प्लस करते हैं तो हमें विलयन का द्रव्यमान मिलता है। तो दोनों का द्रव्यमान प्लस करने पर कितना हुआ? 40 + 320 बराबर 360 ग्राम। तो अब हम विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो 40 विलेय का द्रव्यमान कितना है? 40 और विलयन का द्रव्यमान कितना है? 360। तो 40 बटा 360 इंटू 100 बराबर 11.1% सांद्रता का क्या है? विलयन है।
थैंक यू।